नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनएचुअल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। आज की वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक। ओके, टाइप्स ऑफ बैंकिंग मैंने पहले ही कवर कर चुका है और अभी आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक। कितने टाइप के बैंक होते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या शेड्यूल्ड बैंक या फिर सेंट्रल बैंक। ये सब क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा आप लोग। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि मेंस लेवल का स्पेशली डीआई और पजल के लिए, तो वो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। तो आप लोगों को मैं लिंक उसका शेयर कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा उस वीडियो का लिंक। दूसरे चैनल पे है, उसको जाकर के आप लोग देखें जाकर के और सीखें। ओके, और उस चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब करें। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जो कि बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक्स को। ओके, तो देखिए, मेन रूप से जो होते हैं ना बैंक, तीन तरह के होते हैं। ओके, तो मेन रूप से जो बैंक होते हैं, तीन तरह के बैंक होते हैं। ओके, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बैंक। ओके, आप लोग क्या करना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका एक नोट्स बनाते चलो, ठीक है, काम आएगा आपको। इंटरव्यू के लिए भी हो सकता है, इंटरव्यू पूछ दे आपसे कि अच्छा एक चीज़ बताओ कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, या ये सब पूछ सकते हैं। मान लो पूछ दिया तो उस टाइम आप क्या करोगे, इसलिए आपको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। ठीक है, तो तीन तरह के बैंक होते हैं। पहला कौन होते हैं? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक। दूसरा होते हैं शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक। तीसरा होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ये तीन तरह के बैंक हो गए। पहला होता है सेंट्रल बैंक, दूसरा होता है शेड्यूल्ड बैंक, तीसरा होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। यही तीन तरह के बैंक होते हैं और इसी के अंदर सारे तरह के बैंक आते हैं। इसी के अंदर गवर्नमेंट बैंक आते हैं, इसी के अंदर प्राइवेट बैंक आते हैं, इसी के अंदर पेमेंट बैंक आते हैं। जो भी होते हैं सारे इसी में कवर होते हैं सारे। तो मेन रूप से कोई पूछे आपसे कि कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, तो आप यही बताइएगा। तीन तरह के बैंक होते हैं। सेंट्रल बैंक हो गया आपका आरबीआई, हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होती है, जैसे हमारे कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और ये सब बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में। ओके, तो इतना आपने लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि तीन तरह के बैंक होते हैं। चलिए, अब क्या है हमारे पास, कोई पूछ दिया मान लो आप से कि व्हाट आर द क्राइटेरिया, मतलब कि क्या क्राइटेरिया है कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसको हम बैंक कह सकें। समझ में बात को, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए बैंक बोलने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी कॉल्ड एज बैंक। क्या क्राइटेरिया होते हैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो पहला क्राइटेरिया जो होता है इसमें कि वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को फॉलो करे, या दूसरा एक्ट होता है आरआरबी एक्ट 1976 को फॉलो करे। ठीक है, और तीसरा होता है, इसमें और लगा दो बीच में, और कैसे, ठीक है। एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1966, इसको फॉलो करें। चाहे इसको कोई बैंक फॉलो करे, चाहे कोई बैंक इसको फॉलो करे, या फिर चाहे इसको फॉलो करे, तीनों से किसी को करना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने और बीच में लिखा, ये और है, ये और है, ऐसे करके
ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछे तो ये आप बता सकते हैं। और आपसे पूछ दिया, मान लो इंटरव्यू में पूछ दिया कि बैंक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बैंक बोलने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आप बता सकते हैं 3 क्राइटेरिया होते हैं। तो उसमें हो गया पहला कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो होते हैं 1949 उसको फॉलो करे, या आरआरबी एक्ट 1976 को फॉलो करे, या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1966 को फॉलो। ठीक है, ये 3 चीज होते हैं। इतना दूर आपको समझ में आया होगा। और एक चीज आपको बता दे रहा हूँ कि लोग, यदि आपको कोई पूछ दिया कि जैसे नाबार्ड हो गया, एक्जिम हो गया या सिडबी हो गया, क्या ये मतलब कि ये क्या है, मतलब कि ये बैंक है या क्या है। तो देखो, ये जो है चीजें हैं, जैसे नाबार्ड हो गया, नाबार्ड हो गया, एक्जिम हो गया। एक्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। सिडबी हो गया, ये क्या है, आर द बैंक नहीं, ये लोग क्या है, डेवलपमेंट बैंक है। ओके, डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो देखो, नाबार्ड जो होता है वो क्या था, रूरल एरिया जो होते हैं उसको डेवलप करने के लिए उसको बनाया गया है, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। एक्जिम हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है हमारे देश में, उसके लिए ये बनाया गया। सिडबी हो गया, आपको पता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ये सब चीज देखो, सिडबी का हो गया, जैसे फुल फॉर्म क्या होता है, नाबार्ड का क्या होता है, सिडबी का चेयरमैन कौन है, ये सब तो आप लिख के हमको बताना कि नाबार्ड का चेयरमैन कौन है, एक्जिम का चेयरमैन कौन है और सिडबी का चेयरमैन कौन है, कमेंट सेक्शन में। यदि आप वीडियो को सर्च में देख रहे हो सही से तो आप जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। ओके, गूगल से देख के लिखना लिखो, लेकिन देखो तो एक बार कम से कम किसका अभी चेयरमैन कौन है, हमको जरूर लिखना। आप इसका हेडक्वार्टर और तीनों का हेडक्वार्टर और आप इसका चेयरमैन कौन है, ये जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे। आप लोग के लिए होमवर्क रहा। ओके, अब कोई पूछ दिया कि सेबी क्या है, तो सेबी कोई डेवलपमेंट बैंक नहीं है। ओके, सेबी क्या है, एक रेगुलेटर है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, इज रेगुलेटर। क्या है ये, रेगुलेटर है। किसका है, ऑफ कैपिटल मार्केट, है ना। और ये क्या है, ये इट इज नॉट द बैंक, इट इज नॉट द बैंक। ओके, सेबी क्या है, देखो सेबी क्या है, सेबी एक रेगुलेटर है। जैसे आरबीआई है, मान लो कि पूरा बैंकों का रेगुलेट करता है आरबीआई, उसी तरह सेबी क्या करता है, जितने भी शेयर मार्केट है या कैपिटल मार्केट जो भी कहो आप, उसको रेगुलेट करता है सेबी। इसलिए कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, ये कोई बैंक नहीं है, ये याद रखना आप, ठीक है। ये क्या है, कोई बैंक नहीं है सेबी। तो इतना दूर आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक चीज करके, जितने भी मैंने कहा था टाइप्स ऑफ बैंकिंग का, बैंक टाइप्स ऑफ बैंक का, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है आपको आगे चल के। इस चैनल पे आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं ला ही रहा हूँ, लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके आप लोगों के लिए मैं लाऊं। और आप लोगों का तैयारी जो है आरआरबी पीओ के लिए हो या फिर और भी अदर बैंक के लिए, कोई बैंक के लिए हो, आपको ये स्टैटिक पोर्शन में दिक्कत ना हो कभी, ठीक है। और यदि आप सीरियसली होके एक नोट्स बना लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए आपको मैं सलाह दे रहा हूँ कि आप कम से कम एक बार नोट्स इसका बना लिया कीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ मेरे पास नहीं है। और मैं आपको जो बता रहा हूँ बस यहाँ पे लिख के बता दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करना कि आप लोग नोट्स इसका बना लो, आपको बहुत फायदा रहेगा। और जो मैं नया चैनल बनाया हुआ डीआईएन पजल के लिए स्पेशली, उस पर क्या करना, उसको उस चैनल पे चले जाओ आप लोग, उसको जाकर के सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। उसमें सिर्फ मेंस लेवल का ही पढ़ाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। मेंस लेवल का चाहे डीआई हो या मेंस लेवल के पजल हो, उस पर वहीं मैं बताऊंगा। इस चैनल पे रहेगा प्रीलिम्स लेवल का बताऊंगा, इस पे मेंस लेवल का बताऊंगा, लेकिन मेंस लेवल का इस पे ज़्यादा नहीं आएगा, उसी चैनल पे आएगा ज़्यादा स्पेशली। इस पे आपको बैंकिंग का पोर्शन बताऊंगा, फिर आपको जैसे कि मतलब कि प्रीलिम्स लेवल के रीजनिंग हो गए, प्रीलिम्स लेवल के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, प्रीलिम्स के कंसेप्ट हो गए, कुछ सीखना है आपको तो इसी पे सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। उस पे रहेगा सिर्फ मेंस लेवल का डीआई पजल, इस पे बाकी सारी चीजें रहेंगी, इस पे मेंस लेवल का मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन फोकस ज्यादा उसी चैनल पे रहेगा।
मेंस के लिए, और इस पे प्रीलिम्स, बैंकिंग, या फिर जैसे अभी आरआरबी का मेंस होने लगेगा उससे पहले मैं कंप्यूटर कवर कर दूंगा। ओके, ट्राई करूंगा कंप्यूटर कवर करने का, तो सारी चीज़ पे करते रहूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे अब क्या करना है। तो देखिए अब हमारे पास क्या, पहला नंबर क्या था, शेड्यूल्ड बैंक। पहला नंबर पे क्या था, शेड्यूल्ड बैंक, DUL, शेड्यूल्ड बैंक। सॉरी, दूसरा नंबर पे था, पहला तो आरबीआई था, तो ये दूसरा नंबर पे हो गया है ना। तो आरबीआई के बारे में तो आपको बताया ही है कि आरबीआई क्या है नहीं है, और भी होगा तो मैं कुछ उसके बारे में और डिटेल्स बता दूंगा आरबीआई के बारे में। तो अभी आप शेड्यूल्ड बैंक के बारे में जान लो। कोई पूछता नहीं, आप सुनते होंगे शेड्यूल्ड बैंक, तो शेड्यूल्ड बैंक होता क्या है पता ही नहीं है सही से, बस ऐसे ही ऊपर से जानते होगे, या फिर यदि जानते हो आप तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आप शेड्यूल बैंक होते क्या है और इसके क्या कार्य प्रणाली और क्या क्या होते हैं, इसमें सब बताऊंगा। तो कहते हैं इसमें कि एनी बैंक एनी बैंक विच इज मेंशन अंडर सेक्शन 2E, ये याद रखिएगा, ये 2 है, ये E है, सेक्शन, और एनी बैंक विच इज मेंशन अंडर सेक्शन 2E, ओके, ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, which which follows which follows थ्री कंडीशन, ठीक है, which follow थ्री कंडीशन, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन क्या है, CRR, ठीक है, और दूसरा है SLR, दूसरा में क्या है, रिजर्व रिक्वायर्ड 5 लाख से लेके, 5 लाख से लेकर के कितना तक, 50 करोड़, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा एथिकल बिजनेस, एथिकल बिजनेस, सब बताऊंगा अभी क्या है नहीं है, ठीक है। एथिकल बिजनेस मतलब ये होता है फॉलो बैंकिंग रूल्स या लॉ, बैंकिंग लॉ ऐसे रख दो, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि कहता है शेड्यूल बैंक क्या होता है, एनी बैंक विच इज मेंशन अंडर सेक्शन 2E ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, मतलब कि कहता है कि कोई बैंक जो कि मतलब कि मेंशन है किसमें, एनी बैंक विच इज मेंशन अंडर सेक्शन 2E ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट जो 1934 है उसमें सेक्शन 2E का अंदर भी जिसमें मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग तीन लॉ, तीन कंडीशन फॉलो करने पड़ते कोई बैंक को, उसको ये जो है CRR मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओके, SLR मतलब, ओके। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे डिटेल में आपको बता दूंगा कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सारी चीज़ मैं बताऊंगा अच्छे से, तो इसलिए आप पैनिक मत होना, मैं अभी आप लिख लो, मैं आपको सब कुछ आगे चल के बताऊंगा, आगे जो क्लास आते जाएंगे सारी चीज़ आपको क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। ये दूसरा चीज़ था रिजर्व रिक्वायर्ड, कि कोई बैंक के पास कितना रिजर्व रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो 5 लाख से लेकर के 50 करोड़ के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तीसरा होता है इथिकल बिजनेस, इथिकल बिजनेस मतलब ये होता है कि फॉलो बैंकिंग लॉ, मतलब कि वो ऐसा नहीं कि बैंकिंग तो हम कर रहे हैं लेकिन कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, ओके। जैसे आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, मान लो उसी को हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हम एक तरह से बैंकिंग कर पाएंगे इथिकल वे में, नहीं कर पाएंगे। बैंकिंग मतलब ये होता है कि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें और सही से बैंकिंग करें और कस्टमर को सही इस तरीके से बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करें। तो इसको इस टाइप से जो ये तीन कंडीशन होते हैं इसको बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक। आप समझ गए बात को, ठीक है। तो चलिए अगले जो है इसके टॉपिक उस पर चलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छा लगा हो, है ना। तो ठीक है, चलिए अब क्या होता है,
इसके नीचे और मैं बताता हूँ, जगह है हमारे पास, हाँ इसके नीचे और बताता हूँ कि देखो इसी के अंडर आता है हमारा, इसी के अंदर आता है हमारा आपका ये आता है मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक और भी जो भी तरह के बैंक होते हैं सारे इसी के अंडर आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आगे इसी में, मतलब कि जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम क्या करेंगे, नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और कि उसमें क्या वो फॉलो करते हैं क्या फॉलो नहीं करते उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसलिए आप ये अभी समझ लो, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो शेड्यूल्ड बैंक के अंदर जो आते हैं, जो जो बैंक आते हैं, जितने टाइप्स के बैंक आते हैं उसको मैं अभी कवर करूंगा और उसके आगे फिर मैं जाकर के कवर करूंगा नॉन शेड्यूल्ड बैंक वगैरह, ओके। तो ज़्यादा नहीं है, नॉन शेड्यूल बैंक में थोड़ा सा ही वो है, लेकिन इसको मैं ज़्यादा कवर करूंगा पहले शेड्यूल बैंक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें रहता है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें शेड्यूल बैंक के अंदर जो आते हैं पहला वो होते हैं, शेड्यूल बैंक के अंदर आते हैं पहला, ये आप नोट बना लेना, शेड्यूल बैंक के अंदर कौन कौन से टाइप के बैंक होते हैं। एक होते हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, ओके। इसके बाद होते हैं क्या, इसी में आप देख लो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया और इसी में होता है, इसी का अंडर होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंडर ही होता है। तो चलो आगे मैं जब अभी डिस्कस करूँ उस टाइम बता दूंगा। चलो दूसरा होता है, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे फिर। दूसरा क्या होता है, प्राइवेट बैंक, पब्लिक हो गया प्राइवेट हो गया, प्राइवेट बैंक, ओके। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है हमारा फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक मतलब विदेशी बैंक, ओके। चौथा क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक भी शेड्यूल बैंक के अंदर आते हैं। पांचवा क्या होता है, आरआरबी जो होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, ओके। इतना दूर आपको क्लियर हो गया, ओके। और एक होता है ये वाला बैंक, नीच बैंक, NICHE, नीच बैंक। इसमें क्या होता है कि दो तरह के होते हैं इसमें, देख लो इसको बता ही देता हूँ। इसमें जैसे हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और एक होता है आपका पेमेंट्स बैंक, जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, वो सब इसमें आते हैं नीच बैंक के अंदर, पेमेंट्स बैंक, ओके। इसमें ये क्या होता है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे चल के मे भी हो सकता है कि शेड्यूल हो जाए, शेड्यूल बैंक के अंडर आ जाए, ठीक है। शेड्यूल मतलब कि हो सकता है शेड्यूल विल भी होगा, ठीक है। और ये पेमेंट्स बैंक है, ये कभी शेड्यूल नहीं होगा, ठीक है, नॉट शेड्यूल, नॉट शेड्यूल एवर, ये है नॉट शेड्यूल एवर, एवर हो गया। कभी ये पेमेंट्स बैंक जो होते हैं वो कभी शेड्यूल बैंक नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये शेड्यूल बैंक में भी हो सकते हैं आगे चल के, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि नीच बैंक क्या होते हैं, इसमें आप बता सकते हो इसके बारे में कि स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है और पेमेंट्स बैंक इसके अंडर आते हैं। और आपसे पूछ सकते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं और जैसे पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं, तो इस टाइप से आप, जैसे होता है ना ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक देखे हो आपने, तो उस टाइप के जो होते हैं बैंक उसको हम स्मॉल फाइनेंस बैंक कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया पेमेंट्स बैंक हो गया, जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया, ये सब होते हैं ये सब शेड्यूल्ड बैंक नहीं होते, ये सब नॉट, मतलब कि कोई ये लोग मतलब कि नीच बैंक होते हैं, ठीक है, NICHE नीच बैंक, ओके। तो इसके अंदर ये जो पेमेंट्स बैंक होते हैं ये कभी आपका शेड्यूल नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये शेड्यूल नहीं होते हैं नीच बैंक, ठीक है। तो चलिए आगे का हम डिस्कस करते हैं। तो कैसा लगा यहाँ तक आप लोग को जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूँ आपका कंसेप्ट जो है इसके बारे में, शेड्यूल बैंक के बारे में अभी तक जितना भी मैंने बताया वो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और आप लोग बहुत मज़े से सीख रहे होंगे जितना भी चीज़ मैं बताया हूँ अभी तक।
ऐसे ही आप लोग बने रहिए वीडियो में, और लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, नहीं देखेंगे तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। ओके, तो जानना जरूरी है, मेहनत करना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि ये सब काम आपको देखो पता है क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, उस टाइम स्पेशली आपको ये सब काम आते हैं। ओके, और स्पेशली मेंस में ही पूछ सकता है कि मेंस में ही मान लो पूछ दिया कुछ भी, ये कभी होता है स्टैटिक क्वेश्चन से उठा के क्वेश्चन पूछ दिया, तो उस टाइम क्या लिखोगे? मुझे नहीं पता था, मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैंने सिर्फ मैथ और रीजनिंग करा था और ये तो पढ़ा ही नहीं था, तो कहाँ लिखूंगा? तो ऐसा आप नहीं बोल सकते ना, हमको लिखना है तो पूरा सारी चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए, स्टैटिक क्वेश्चन के बारे में, है ना। ओके, ये सब चीज़ें यदि पता कर लेंगे तो हमारे लिए सहूलियत रहेगी, और बैंक में अच्छे नंबर दूसरों से ज़्यादा गेन कर सकते हैं बैंकिंग एग्जाम में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने डिस्कस कर लिया कि कितने टाइप के बैंक होते हैं जो कि शेड्यूल बैंक के अंडर आते हैं। ओके, तो अब उसी का एक एक चीज़ को मैं अभी आपको ये करूँगा, डिस्कस करूँगा ब्रीफली। तो पहला होता है जो आया था हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं? इसके अंडर आपको पता है पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है। इसमें पहला जो होता है नेशनलाइज्ड बैंक, जो सारे जो है शेड्यूल बैंक के अंडर आते हैं, शेड्यूल बैंक के अंडर ही पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं, शेड्यूल बैंक के अंडर ही ये पढ़ा रहा हूँ अभी मैं। ये हो गया नेशनलाइज्ड बैंक, है ना, नेशनलाइज्ड बैंक। उसके बाद क्या है दूसरा में, ये मान लो ए, ये हो गया बी। एक होता है अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, तो ये हो गया नेशनलाइज्ड बैंक, ये हो गया अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, तो देखो नेशनलाइज्ड बैंक, तो आप देखो अब आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरा होता है नेशनलाइज्ड बैंक। ओके, तो किसको हम नेशनलाइज्ड बैंक बोलेंगे, किसको हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक? अब थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ों पे। देखो जो बैंक, देखो सबसे पहले जब बैंक बनी थी, चाहे वो पीएनबी हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो या कोई बैंक हो, सबसे शुरू में जब वो नेशनलाइज नहीं थे तो सारे बैंक क्या थे? प्राइवेट थे। ओके, जो बैंक थे पहले नेशनलाइजेशन जब बैंक का हुआ था, जब बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, उससे पहले सारे बैंक प्राइवेट हुआ करते थे, इवन दैट आरबीआई भी प्राइवेट थे उस टाइम में। ठीक है, तब गवर्नमेंट जो है जब नेशनलाइजेशन स्टार्ट किया था दो फेज में। ओके, तो दो फेज में जब स्टार्ट किया था, पहला फेज में, दूसरा फेज में, तो उस फेज में क्या हुआ था, जो बैंकों को नेशनलाइजेशन किया गया, ओके, समझ रहे बात को, या तो पहला फेज में हुआ हो या फिर दूसरा फेज में, जितने बैंक को नेशनलाइज किया गया उसको हम नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं। उसमें गवर्नमेंट का क्या था उस टाइम? 100% शेयर कंडीशन यही था उस टाइम कि गवर्नमेंट का उसमें ऑनरशिप या गवर्नमेंट का शेयर है उसमें 100% रहेगा, उसको बोल देते हैं हम लोग नेशनलाइज्ड बैंक। ओके, इसीलिए उस टाइम में क्या होता, फेज 1 हो या फेज 2 में, एसबीआई का जो शेयर मतलब कि ये था आपका ऑनरशिप था, वो गवर्नमेंट नहीं कर पाए थे ऑन, उस टाइम में 93% तक ही कर पाए थे। 7% मतलब कि दूसरे लोगों का था, प्राइवेट मतलब कि सेक्टर किसी का होगा। ओके, किसी प्राइवेट से शेयर होल्डिंग का होगा, ओके, उसमें हिस्सेदारी। तो इसीलिए एसबीआई को हम नेशनलाइज्ड बैंक नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फेज 1 और फेज 2 में ये नेशनलाइज नहीं हो पाए थे, क्योंकि 93% ये शेयर गवर्नमेंट उस टाइम में एक्वायर कर पाए थे। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। और इतना चीज समझिए आप कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं इसके अंडर ही आते हैं एसबीआई। पहले आपके आते थे, पहले इसमें आते थे, आईडीबीआई भी आते थे। ठीक है, बट आईडीबीआई तो प्राइवेट हो गई। ओके, तो प्राइवेट वो अब आईडीबीआई प्राइवेट बैंक हो गई, उसको एलआईसी ने ओन किया, फिर उसमें अब हिस्सेदारी नहीं है गवर्नमेंट की, 51% हिस्सेदारी रहेगी तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाती है ना। गवर्नमेंट के लिए ओनरशिप रहेगी 51%, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाती है। तो जैसे ही एसबीआई को क्या बोल सकते हैं, एसबीआई जो है हमारा वो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक में आते हैं, या पब्लिक सेक्टर बैंक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन इसको आप नेशनलाइज बैंक इसलिए नहीं बोल सकते। पूछ सकता है कोई, मान लो क्या एसबीआई को नेशनलाइज बैंक क्यों नहीं बोलते, आप उनका जवाब ये देना कि जब ये हुआ था नेशनलाइजेशन, जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था हमारे देश में फेज 1 और फेज 2 में, फेज 1 में 14 बैंक हुए थे और दूसरा फेज में शायद 9 बैंक हुए थे। ठीक है,
तो जब टोटल बैंक जब दोनों फेज में हुआ तो उस टाइम गवर्नमेंट क्या किया था कि एसबीआई का जो ये था मतलब कि शेयर होल्डिंग था उसको 100% नहीं एक्वायर कर पाया था, क्योंकि नेशनलाइजेशन मतलब यही था उस टाइम में कि गवर्नमेंट जो है वो 100% शेयर एक्वायर करेगा कोई भी बैंक का, तब वो नेशनलाइज्ड होगा। ओके, ये पहला कंडीशन था उस टाइम में। तो एसबीआई कितना 93% तक ही गवर्नमेंट उस टाइम में एक्वायर कर पाया था। ठीक है, इसी वजह से एसबीआई नेशनलाइज्ड बैंक नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, इसमें गवर्नमेंट का शेयर भी 50% से 51% या 51% ज़्यादा है, इसीलिए इसको पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। इतना चीज़ आपको याद हो गया होगा और इस तरह से बहुत अच्छे दिमाग में क्लियर भी हो गया होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो होता है नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या डिफरेंस है और किसको क्या बहुत ही बारीक तरीके से मैंने आपको बताया और आपको ये चीज़ दिमाग में सेट हो गया होगा। ओके, अब देखिए जैसे कि इसके आगे क्या है हमारा, पब्लिक सेक्टर बैंक में डिस्कस कर दिया। अब उससे आगे इसके चलते हैं कि अब हमारे जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक में तो आप जानते हैं कि अभी कितने बचे हैं, कितने बचे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैंने पढ़ाया पहले भी। ठीक है, तो अब दूसरा नंबर पे चलते हैं। दूसरा पे क्या होता है, प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक आज हम क्या करेंगे कि प्राइवेट बैंक तक हम कवर करेंगे पूरा पूरा, और उसके बाद अगले वीडियो में उसके आगे मैं पढ़ाऊंगा फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबी। ठीक है, ये सब मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, तो प्राइवेट बैंक क्या होते हैं इसके बारे में आप जान लो कि कोई भी बैंक जिसका मेजोरिटी शेयर 51% और मोर जो होते हैं वो किसके पास रहेगा, वो प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा। एंड जिसका कि हेड क्वार्टर वो हमारे देश में ही हो, उसको हम ऐसे टाइप के जो बैंक होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइवेट बैंक। ओके, हेड क्वार्टर हमारे देश में होना चाहिए उस बैंक का। ठीक है, और उसका शेयर जो होल्डिंग होता है प्राइवेट सेक्टर का वो 51%, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक में था 51% गवर्नमेंट का होता है, इसमें 51% किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में लिख देता हूं मैं। एनी बैंक whose मेजोरिटी, मैं इसलिए बोल बोल के लिख रहा हूँ क्योंकि जो मैं कर्सिव में लिखता हूँ तो मे भी आपको समझ में नहीं आ पाए, इसलिए मैं बोल बोल के लिखता हूँ कि आप जब लिखो तो उस टाइम आपको थोड़ा सा सहूलियत हो लिखने में। ठीक है, कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, मैं कुछ मेजोरिटी शेयर 51% और मोर, या ओनरशिप बोल सकते हैं या शेयर बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं आप। ठीक है, इच विथ प्राइवेट सेक्टर एंड whose हेडक्वार्टर, HQ मतलब हेडक्वार्टर, आर विद इन इंडिया, सच अ बैंक कॉल्ड एज प्राइवेट बैंक। ठीक है, इतना दूर क्लियर आप लोग को। अब समझ लो, एनी बैंक कुछ मेजोरिटी शेयर या ओनरशिप 51% और मोर ईच विथ प्राइवेट सेक्टर। ओके, एंड कुछ हेडक्वार्टर आर विद इन इंडिया। ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि जिनका कोई पूछे तो उनको जरूर बोलिएगा कि उनकी ऐसा बैंक जिसका कि मेजोरिटी शेयर 51% और मोर वो प्राइवेट सेक्टर के पास हो और जिसका हेडक्वार्टर मस्ट बी विद इन इंडिया। ओके, सच अ बैंक कॉल्ड एज प्राइवेट बैंक। ठीक है, ओके। अब इस यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बहुत अच्छे से आपने समझ गया होगा। ठीक है, तो देखो इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ाई जो होते हैं ना ये सब जो स्टैटिक बैंकिंग, इसको आप क्या करोगे एक तरह से स्टोरी की तरह, आप ये सोचो कि आप स्टोरी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको माइंड में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, आपको बस समझते जाना, आप बार बार रिविजन करोगे ना आपको याद हो जाएगा। समझो बात को, बार बार रिविजन करने से क्या होता है आपको याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएंगे फिर क्या बात है, फिर आपको तो मजा आ जाएगा पूरा पूरा, है ना। कि चलो यार आप तो स्टैटिक कवर हो गया पूरा। कोई पूछते को ये सब चीज़ पता है क्या होता है कि ये सब चीज़ें जब आप कर लोगे ना और बाबा रिवीजन करोगे तो आपको कभी मान लो आप सिलेक्ट हो गए और चले गए इंटरव्यू देने, तो वहाँ पे यदि कुछ पूछ देता है ना तो फिर आप सोचते रहोगे अरे यार होता क्या है,
ये चीज क्या होता है, कुछ पूछ दिया आपसे कि चलो बताओ फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं, या फिर उसको कुछ कंडीशन पूछ दिए, तो आप उस टाइम सोचते रह जाओ, तो फिर वो इंटरव्यू पैनल में जो होते हैं लोग, वो लोग सोचते हैं कि अरे यार इसको शायद लगता है कि नहीं परखा है अच्छे से, आता नहीं है, कंफ्यूज है बंदा। और यदि आप जानोगे पढ़ोगे तो आप बिल्कुल जवाब दे सकते हो, पोलाइटली वे में अच्छे से जवाब दे सकते हो, कॉन्फिडेंट वे में। ठीक है, ये सब चीज़ जाननी चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या होता है, प्राइवेट बैंक जो है, प्राइवेट बैंक देखो ये भी दो तरह के हैं। ठीक है, एक होते हैं ओल्ड वाले, एक होते हैं न्यू वाले। ठीक है, देखो एक ओल्ड वाले में क्या होता है, ये जो ओल्ड वाला कहते हैं ये होता है बिफोर 1993, और न्यू वाला जो था ये आफ्टर 1993। ओके, तो इसमें जो हुआ था उस टाइम में कितना हुआ था, 13 बैंक उस टाइम में था बिफोर 1993। अब तो ये अभी करंट में 12 बैंक है, और इधर जो है आपका 9 बैंक बचे हैं। 1993 में 9 बैंक हैं। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 21 प्राइवेट बैंक है हमारे देश में। ठीक, तो देखो 1993 ही क्यों, 1993 ही क्यों, देखो हम मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जितने बैंक थे पहले नेशनलाइजेशन से पहले, वो क्या थे, वो प्राइवेट बैंक थे, और उसको क्या किया गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको क्या सबको नेशनलाइज किया, मतलब उसमें 100% शेयर अपना रखा अपने पास, समझना बातों। तो उसका क्या हुआ, जब मैंने आपको बताया था कि नरसिम्हा कमेटी जो हुआ था 1990 में, जो ये हुआ था एक तरह से रिसेशन टाइप का आ गया था बैंकिंग सेक्टर में, जो हमारे पास रिजर्व कम थे हमारे देश में। उस टाइम के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, यदि मार्केट में हमको कमीशन बढ़ाना है, मार्केट में यदि हमको कंपटीशन बढ़ाना है, तो हमको प्राइवेट बैंक और मौका देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक को, वो अच्छी सर्विस दे सके और अच्छे मार्केट में कमीशन बना सके और एक हेल्दी बैंकिंग हो सके। ठीक है, तो इसके बाद ही आया था आपका एक्सिस बैंक, एच डी एफ सी, ICICI, जो भी है सारे इसी के बाद ही आए थे 1993 के बाद। ठीक है, और ये जो ओल्ड वाले हैं ये तो 1993 ये सब नेशनलाइज नहीं हो पाए थे। ठीक है, ये सब जो बैंक है ना, 12-13 बैंक जो बचे थे उस टाइम में 1993 वाले, ये सब नेशनलाइज नहीं हो पाए, ना फेज 1 में ना फेज 2 में, तो ये लोग ऐसे ही रह गए। तो इसलिए ये लोग प्राइवेट में आ गए, ये लोग ओल्ड प्राइवेट बैंक कहते हैं, ये लोग न्यू प्राइवेट बैंक कहते हैं 1993 वाले को। ठीक है, इतना क्लियर आपको, मैं ओल्ड वाले का लिस्ट अभी लिख देता हूँ और न्यू वाले का लिस्ट लिख दूंगा, और ये करके आज का वीडियो खत्म करूंगा। ओके, फिर अगला सेशन में सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, तो इसलिए कहता हूँ देखो हमेशा अच्छे से पढ़ो, सब कुछ पॉसिबल है यार, नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से होगा, पढ़ना तो आपको ही होगा ना, है कि नहीं है। यदि आप पढ़ोगे सही से तो एक बार में आपको समझ में आएगा, और बस आपको रिवीजन करना है। लोग कहते हैं ना कि कितने लोग बोलते हैं कि यार जीके याद नहीं होते, जीके याद नहीं होते, कहाँ से याद होगा, यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो याद होगा बताओ, नहीं हो पाएगा ऐसे में। तो कोई बात नहीं, ये अब से आप अच्छे से पढ़ना। और चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे ओल्ड प्राइवेट बैंक का लिस्ट जो है वो मैं लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। ओल्ड प्राइवेट बैंक्स जो हैं उसका लिस्ट लिख देते हैं। पहला क्या है, देखो हाँ, पहला जो है आपका कैथोलिक सीरियन बैंक, सीरियन है, बैंक लगा देना आगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, सिटी यूनियन। तीसरा क्या है, धन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। 4 नंबर पे कौन है, फेडरल, फेडरल बैंक। ठीक है, उसके बाद क्या है, ING, यस्या। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये बैंक अब नहीं है, ये मर्ज हो गया था, मैं आपको इसलिए लिख दे रहा हूँ, सब डिटेल में पढ़ो ना। मर्ज विथ कोटक महिंद्रा बैंक।
कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, कब हुआ था? 20 नवंबर 2014 को, ठीक है। तो इसलिए ये जो बैंक है ये अब नहीं रहा। ओके, तो जो मैंने बताया था 13 बैंक ओल्ड बैंक थे, वो अब कितने बचे हैं? 12 बैंक ही बचे हैं ओल्ड में, ठीक है, ओल्ड प्राइवेट बैंक में, ठीक है। ओके, लेकिन आपको जानना जरूरी है ना कि आईएनजी वैश्या भी बैंक एक था, ठीक है। और इसका 6 नंबर पे क्या है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक। 7 नंबर पे क्या होगा? कर्नाटका बैंक। 8 नंबर पे क्या होगा? साउथ इंडियन बैंक। 9 नंबर पे क्या होगा? आरबीएल, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। 10 नंबर पे क्या होगा? तमिलनाडु। आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क दूंगा और आप लोग करोगे उस चीज को तो बहुत फायदा में रहोगे, ठीक है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। ओके, उसके आगे क्या होगा? 11 नंबर पे करूर वैश्य बैंक। 12 नंबर पे क्या होगा? लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक। 13 नंबर पे क्या हो जाएगा? नैनीताल बैंक। तो अभी टोटल कितने प्राइवेट बैंक बचे हैं जो कि ओल्ड वाले हैं? ओल्ड बैंक जो है वो कितने हैं? 12 बचे हैं, क्योंकि एक जो ये आईएनजी वाला था, ये जो आईएनजी वाला था ये मर्ज हो चुका है, ये याद रखिएगा, ठीक है, कोटक महिंद्रा के साथ 2014 में, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रहा था, अभी मैं आपको जैसे ओल्ड वाला बताया, ठीक है, ये सारे सारे लिस्ट आपने लिख लिए होंगे, जितने भी नाम है लिख लो आप, ठीक है। ये जितने बैंक हैं इसके सभी का आप हेडक्वार्टर एटलीस्ट याद कर लो, ठीक है, इनके। ओके, ये काम आएंगे आपको, एग्जाम में आपसे पूछेंगे, कोई बैंक का पूछ दे इसका हेडक्वार्टर बताओ, नहीं आएगा, आप पूछता ही पूछता है स्टेटिक में, जब हेडक्वार्टर के बारे में पूछे पूछ पूछ देगा, ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, ये पूछेगा ही पूछेगा हेडक्वार्टर सबसे। जब क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 नंबर के पूछते हैं कभी कभी बैंक में मेंस में पूछते हैं, उसमें आपको पूछेंगे तो उस टाइम आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये सब बैंकों के जो होते हैं ना हेडक्वार्टर लोग याद नहीं करते हैं अधिकतर, ठीक है। तो आप इसका हेडक्वार्टर याद कर लो, ज़्यादा नहीं है, 20-22 हेडक्वार्टर ही आपको याद करने हैं, ओल्ड और न्यू लगा करके, तो वो सब याद कर लो, ठीक है। तो चलिए अब नए वाले जो बैंक हैं जो ये हुए थे प्राइवेट, उसके बारे में जान लेते हैं, वो कितने बैंक है और क्या क्या उसके नाम है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। और जो नए वाले बैंक है ना, इसके बारे में तो आप इसका, जैसे मान लो कुछ ऐसे ऐसे बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सब कोई मान लो चेयरमैन बदला, कुछ बदला, तो कुछ ऐसा एक्टिविटी होता है बड़े लेवल का, वो सब आप थोड़ा सा देख लिया करो, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछते हैं। ओके, तो अब देखो न्यू प्राइवेट बैंक जो बने 1993 के बाद, ठीक है, न्यू प्राइवेट बैंक जो है, न्यू प्राइवेट बैंक, वो कितने हैं? वो 9 हैं, ठीक है, उसके नाम में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहला हो गया एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक। दूसरा नंबर पे हो गया HDFC, ठीक है। तीसरा नंबर पे क्या हो गया? कोटक बैंक। कोटक बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। 4 नंबर पे क्या हो जाएगा आपका? इंडस इंड बैंक, इंडस
इंड बैंक। पांचवा पे क्या हो जाएगा? ICICI। छठा पे क्या हो जाएगा? यस बैंक। सातवां नंबर पे क्या होगा? IDFC। सॉरी, एक मिनट, IDFC। आठवां नंबर पे क्या हो जाएगा? बंधन बैंक। बंधन बैंक। 9 नंबर पे क्या हो जाएगा? DCB, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। ओके, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड। ओके, तो इतने थे, यहाँ तक हमने कवर किया प्राइवेट बैंक। और प्राइवेट बैंक में दो तरह के बैंक होते हैं, ओल्ड और न्यू। ये टोटल 9 बैंक है इसमें। तो टोटल बैंक जो प्राइवेट है वो कितने हो गए? 21। इतना आप याद रखना और रिवीजन करना, जितना मैंने पढ़ाया है रिवाइज करो इसको। और फिर अगला वीडियो जो होगा, ओके, अगले वीडियो में फिर मैं आगे इस पे डिस्कस करूंगा फॉरेन बैंक्स के बारे में, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, ठीक है। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। वो भी बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसको ये स्टैटिक पोर्शन कवर करने में बहुत मदद मिलेगी और उनका कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो नया DI एंड पजल का बताया था आपको, उसका उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट उस पर लाने की कोशिश करूंगा पूरा। ओके, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ अभी यहाँ से। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।